नमस्कार, मैं सारिका मुंदड़ा आज लेकर आई हूँ कक्षा 8वीं की हिंदी का पहला अध्याय ध्वनि, जिसे लिखा है हिंदी साहित्य के जाने माने कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। लेखक के बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले चर्चा करते हैं इस पाठ के शीर्षक की। शीर्षक अर्थात टाइटल। क्या टाइटल है इस पाठ का? ध्वनि। क्या होती है ध्वनि? ध्वनि का शाब्दिक अर्थ क्या है? ध्वनि अर्थात आवाज। आवाज, कई तरह की आवाजें हम सुनते हैं अपने जीवन में। जैसे सुबह उठे तो पक्षियों की चहचहाने की आवाज है, संगीत की आवाज है, जब हम आपस में बात करते हैं तो वो आवाज है, गाड़ियों की आवाजें हैं। ऐसे कई तरह की आवाजें हमें सुनाई देती हैं। ये हुई जो हम बाहर से हम सुनते हैं और मतलब हमें कानों पे सुनाई देती है। एक ध्वनि होती है जो हमारे भीतर की आवाज होती है, वो सिर्फ हम महसूस करते हैं, उसे आपके अलावा कोई और नहीं सुनेगा, हमारे अलावा उसको कोई और नहीं सुन सकता। वो हमारी अंतर्ध्वनि होती है। ठीक है, तो आपने भी शायद कभी महसूस की हो। तो निराला जी ने भी इस कविता में प्रकृति से प्रेरणा पाकर उनके अंदर क्या भाव आए, उनके अंतस की आवाज को जो स्वर दिए, उसी कविता का शीर्षक उन्होंने यहाँ पर ध्वनि दिया। तो ये जो हमारा पाठ है ध्वनि, तो मैंने कहा जैसे कि निराला जी ने स्वर दिए। अब आपके सम्मुख है निराला जी की तस्वीर और उनका जन्म मृत्यु संबंधी कुछ जानकारी मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की आपको, कि जो बहुत ही कम जानकारी उनके बारे में, उनको के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन शॉर्ट में संक्षेप में हम देखते हैं कि उनका जन्म हुआ 1897 ईस्वी में और जन्म तिथि है उनकी हिंदी कैलेंडर के हिसाब से 1897 ईस्वी और वसंत पंचमी की तिथि है। वसंत पंचमी के दिन हम माता सरस्वती का भी जन्मदिन मनाते हैं। माता सरस्वती, जिनको विद्या की देवी के रूप में जाना जाता है, ज्ञान की देवी, संगीत की देवी के रूप में जाना जाता है। और निराला जी ने जो अपना साहित्य कर्म किया है, तो ये कहना बिल्कुल सही है कि माता सरस्वती की उन पर बहुत कृपा रही, तभी वो साहित्य में इतना अद्भुत अद्भुत काम कर पाए। कई कविताएं, कई उपन्यास, कई निबंध, जिनके लिए हिंदी साहित्य तो सदैव उनके लिए ऋणी रहेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर कविताएं लिखी और हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। और हिंदी के अलावा उनको संस्कृत भाषा पर पूर्ण अधिकार था, बांग्ला भाषा भी उन्हें बहुत अच्छे से आती थी। उनकी कुछ प्रमुख कविताएं हैं सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, ऐसे कई उपन्यास उन्होंने लिखे हैं जो निसंदेह पठनीय हैं और पढ़ने चाहिए। लेकिन अब हम आगे चलते हैं, जो हमारा पाठ है ध्वनि, उसकी ओर अगली स्लाइड्स के माध्यम से। अब हम शुरू करते हैं पाठ ध्वनि, जो कि एक कविता है। तो मैं एक बार पहले इस कविता को पढ़ती हूँ, फिर हम धीरे धीरे इसका पूरा अर्थ समझकर इस पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रा रस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। ये पाठ शुरू करने से पहले मैं कुछ एक दो बातों पर आपका पहले ध्यान लेकर जाना चाहूंगी कि निराला जी का जब आप जन्म देखते हैं तो वह है 1897 ईस्वी, और 1857 में हमारे देश का जो स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश से पहला स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया था और स्वतंत्रता मिली हमें 1947 में। तो अगर आप देखें इस काल को कि 1897 में जब हमारा भारत गुलाम है, उस वक्त आपका जन्म हुआ। ये बड़े होते हैं उन्हीं परिस्थितियों में जहां पर हर तरफ संघर्ष चल रहा है अपने देश को आजाद कराने के लिए, बहुत सारे अन्याय भारतीयों पर हो रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ, महात्मा गांधी द्वारा जो आंदोलन चल रहे थे वो भी थे। इस तरह की बहुत सी चीजें, जो बाहर का जो अगर हम वातावरण कहें तो आशाजनक नहीं है, निराशाजनक भी था, उसमें हर तरह की बातें घटनाएं हो रही थी। लेकिन निराला जी ने अपने काव्य में एक आशावादी दृष्टिकोण रखा है।
वही हम यहाँ पे इस कविता के माध्यम से देखेंगे कि प्रकृति से प्रेरणा पाकर उन्होंने अपने काव्य में आशावादी सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। तो हमें जब हम निराला जी को पढ़ते हैं तो हमें उनका वो काल भी देखना चाहिए कि उस वक्त कैसा माहौल था, और निराशा के समय में भी वो आशा की बात कर रहे हैं, जो कि जीवन का एक बहुत बड़ा संदेश है कि कैसी भी परिस्थितियां आए हमें आशावान रहना चाहिए। तो अब चलते हैं पाठ की ओर। तो पाठ का मैं आपको थोड़ा सा भावार्थ पहले बता रही हूँ संक्षेप में, फिर हम एक एक कुछ पंक्तियों के माध्यम से इसको पढ़ते जाएंगे। कि कवि ने इस कविता के द्वारा प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना को दर्शाया है, प्रकृति को समझकर और अपनी मानवीय संवेदनाओं को उसके साथ जोड़ा है। इस कविता में प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। भाषा की अगर बात करें तो सरल और भावपूर्ण है। हाँ, कहीं कहीं पर संस्कृत शब्द हैं, तो संस्कृत शब्द होने के लिए हम ये नहीं कह सकते कि वो क्लिष्ट भाषा है। उस समय की अगर हम बात करें तो संस्कृत के कई शब्द बहुत सहजता से वो लोग बोलचाल में प्रयोग में लेते थे, तो वहाँ उसको हम क्लिष्टता नहीं कह सकते हैं। हाँ, आज के समय में अगर आप बोलना चाहें तो कह सकते हैं कि कठिन है शब्दावली, लेकिन उस समय हम देखें तो वो सब कुछ बहुत सहज था। तो यहाँ पर कवि ने आशावादी दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया है और ये बताया है कि किस तरह प्रकृति के प्रति जो इंसान के भाव रहते हैं वो कैसे होते हैं, और मनुष्य उस प्रकृति को देखकर क्या सीख सकता है। ठीक है। कविता समझाने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो स्लाइड है मैंने किस तरीके से बनाई है। जो येलो रंग से हाईलाइटेड है वो कविता की पंक्तियां हैं। फिर उसके बाद आप देखते हैं हरे कलर से जो हाईलाइटेड है उसमें जो कठिन शब्द आए हैं तो वहां उनके अर्थ मैंने दिए हैं। और फिर है उन चारों पंक्तियों का जो भी है भावार्थ, जो भी येलो कलर से हाईलाइट है उनका भावार्थ नीचे मैंने दिया है। तो पहली जो चार पंक्तियां हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। अब इसमें जो कठिन शब्द है, अंत मतलब किसी भी चीज का खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, तो समाप्ति। मृदुल मतलब कोमल, सॉफ्ट, सॉफ्टनेस। वसंत, वसंत एक ऋतु है। हमारे भारत में अगर हम बात करते हैं, जैसे आप लोग अंग्रेजी में जब पढ़ते हैं तो केवल 4 ऋतुएं समझते हैं, लेकिन भारतीय सभ्यता की अगर हम बात करें तो यहाँ 6 ऋतुओं का वर्णन होता है। उनमें से एक ऋतु है वसंत। वसंत ऋतु आती है जनवरी के थोड़ा बाद में, आप देखें, और जब सर्दी भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ही तरह के सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, कई प्रकार के, लगभग हर प्रकार के फूल इस वक्त खिलते हैं, और हर तरफ मौसम जो है वो बहुत ही ऊर्जावान होता है, हमको बहुत सकारात्मक प्रेरणा देता है। तो यहाँ पर कवि जो कह रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि उनका अंत अभी नहीं होगा, उनके जीवन में वसंत रूपी यौवन अभी अभी ही तो आया है। वसंत रूपी यौवन अर्थात वो अभी अपनी जवानी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस वक्त मन में कार्य करने के लिए बहुत जोश होता है, उत्साह होता है। देखिए, जब इंसान बूढ़ा होने लगता है तो उसकी कार्य क्षमता में कमी आने लगती है, वो जो चाहता है वो नहीं कर पाता अपने शरीर की वजह से, ऐसी बहुत सी बातें होने लगती हैं। लेकिन जब इंसान जवानी की तरफ बढ़ता है, यौवन की तरफ, तो वहां पर उसमें बहुत ऊर्जा होती है और वो सोचता है कि मैं बहुत कुछ काम कर लूं, और व्यक्ति वही अपने जीवन को सार्थक जी पाता है जो उस समय का अच्छे से उपयोग करता है और उसका अपने कामों को करता है पूरा। तो यहाँ पर भी कवि का मन जो है वो बहुत जोश और उत्साह से भरा हुआ है, और वो कहते हैं कि जब तक वे अपने लक्ष्य को नहीं पालेंगे वो हार नहीं मानेंगे। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं फिर से कठिन शब्द। पात अर्थात पत्ते, जो पेड़ है पौधे हैं उनके पत्ते। स्वप्न मतलब सपना। कलियां मतलब थोड़ी खिली हुई कलियां, जो फूल नहीं बनी है, थोड़ी खिली कलियां। गात अर्थात शरीर। प्रत्यूष मतलब सवेरा। संधि है यहाँ पे यण संधि, अगर आप ध्यान दें, प्रति धन उष, उषा से प्रत्युष सवेरा। मनोहर सुंदर, जो एक सुंदर सा प्रकृति का वातावरण होता है उसकी बात हो रही है। अब चलते हैं इन पंक्तियों के भावार्थ पर। तो कवि ने यहाँ पर प्रकृति का सुंदर चित्रण किया। जैसे हम बोलते हैं हरे हरे पत्ते, तो हम प्रकृति की बात करें ना, पेड़ पौधे। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं और पौधों पर खिली हुई कलियां हैं, मानो अभी तक सो रही हैं। तो मैं सूरज को यहाँ पर खींच कर लाऊंगा और इन सोई कलियों को जगाऊंगा। सवेरा, सवेरा मतलब सूरज का आना।
तो कवि ये कह रहे हैं कि मैं सूरज को लेकर आऊंगा और इन कलियों को जगाऊंगा कि उठो, दिन हो गया है। तो ये तो हुआ इसका शाब्दिक अर्थ। लेकिन यहाँ पर कवि शाब्दिक अर्थ के अतिरिक्त यहाँ पर कवि कुछ और भी कह रहे हैं। सोई हुई कलियों से कवि का तात्पर्य है जो लोग अपने जीवन में हार गए हैं, निराश हो चुके हैं। तो कवि ने सोई हुई कलियां उन्हें कहा है जो हारे हुए हैं और निराश हो चुके हैं। तो जिस प्रकार सूरज के आ जाने से सभी पेड़ पौधों और कलियों में जान आ जाती है, ठीक उसी प्रकार निराला जी भी अपनी प्रेरणा रूपी सूर्य से उन निराश लोगों के मन में उत्साह भरना चाहते हैं, जीवन के प्रति उमंग भरना चाहते हैं, और वो बताना चाहते हैं कि जीवन को अच्छे से जियो। निराशा या हार मानने से कुछ नहीं होता, हमें जीवन में सदैव उत्साह से आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। कवि क्या कहना चाह रहे हैं वो अभी हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि हरे जो हाईलाइट किया है मैंने हरे, उसमें तो कठिन शब्दों के अर्थ। पुष्प आपको अर्थ पता होगा, पुष्प का अर्थ होता है फूल। लालसा मतलब लालच। अमृत मतलब सुधा। अमृत के लिए जैसे कहा जाता है कि इसको कोई पी ले तो वो अमर हो जाता है, ठीक है। तो अमृत मतलब जो मुर्दों में भी जान फूंक दे, उसे हम कहेंगे अमृत। सींच मतलब सींचना, सिंचाई, जैसे किसान अपने खेतों में फसलें सींचता है। अनंत जिसका कभी अंत ना हो, जैसे हम अगर आकाश देखते हैं उसका हमें कोई शुरुआत और अंत नहीं समझ में आता, जिसका कभी अंत ना हो वो अनंत। तंद्रालस, तंद्रा और आलस। तंद्रा मतलब होता है नींद, और आलस मतलब जो नींद से अभी उठे नहीं, मतलब उठ भी गए हैं लेकिन अभी भी अलसाए हुए हैं, आलस में हैं, तो उसको कहते हैं नींद से अलसाया हुआ। नव, नव मतलब नए, ठीक है। सहर्ष खुशी के साथ, सहर्ष, हर्ष मतलब खुश होना, और स मतलब साथ, मतलब खुशी के साथ। द्वार, दरवाजा, जैसे आपके घर पे भी द्वार जो होते हैं उनको दरवाजा, आप शब्द बोलते हैं दरवाजा अधिकतर, या डोर बोलते हैं, लेकिन द्वार का अर्थ भी वही है, दरवाजा। अब इन पंक्तियों में कवि का क्या अर्थ है? इन पंक्तियों में कवि वसंत रूपी उम्मीद बनकर, कवि खुद एक उम्मीद बन रहे हैं, वसंत रूपी उम्मीद। वसंत में जैसे मैंने कहा कि हर तरफ फूल खिलने लगते हैं, जो सारे पेड़ पौधे उनमें एक तरीके से ऐसा लगता है जान आ गई है, सब में फूल खिल रहे हैं, नए नए पत्ते खिल रहे हैं। तो कवि यही कह रहे हैं कि मैं जो निराश लोग हैं उनके लिए वसंत के तरीके से काम करूंगा, और मेरे शब्द जो हैं उनसे लोगों के जीवन में उल्लास आएगा। मैं सोए अलसाए रूपी, जो सोए अलसाए फूलों रूपी, जो अलसाए फूल हैं जिनको सूरज चाहिए जागने के लिए, उस तरह से कवि कह रहे हैं कि मैं भी उन सोए हुए उदास लोगों के जीवन से आलस और उदासी को बाहर निकाल दूंगा, और अपने जीवन को उनको प्रेरणा देने के लिए मैं प्रयोग में लाऊंगा। उनको जीवन कैसे जीना है ये मैं सिखाऊंगा अपने कर्मों द्वारा और अपने शब्दों द्वारा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो ध्वनि कविता की जो पंक्तियां हैं इनमें कवि क्या कह रहे हैं कि जो लोग निराश हो चुके हैं उनको मैं रास्ता दिखाऊंगा, द्वार दिखाऊंगा कि वो अपने जीवन में क्या कर सकते हैं। अभी भी उनको उदास होने की जरूरत नहीं है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, और वो कैसे अपना जीवन सुख से व्यतीत कर पाएंगे ये उन्हें मैं सिखाऊंगा। तो कवि यहाँ पर खास तौर पर जो युवा पीढ़ी है उसको संदेश देना चाहती है कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन अगर वो मेहनत करेगी, सकारात्मक रहेगी और उसके लिए अपना कर्म करती रहेगी, जो भी उनका लक्ष्य है उसको पाने के लिए अगर वो अपना कर्म और मेहनत करते रहेंगे तो उनको वो मनचाहा जो उनका लक्ष्य है वो जरूर मिलेगा, जो भी उन्होंने सोचा है वो जरूर पा सकेंगे। और जो वो मेहनत करने में जो उनको आनंद मिलेगा उसका अंत कभी नहीं होगा।
एक बार संक्षेप में फिर से देख लेते हैं कि कवि ने इस कविता में क्या कहा है। कवि मानते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी उनके जीवन रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है। और कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर जो वृक्ष हैं बहुत हरे भरे हैं, पौधों पर कलियां खिली हुई हैं जो अभी तक सो रही हैं। कवि कहते हैं कि मैं सूर्य को लाकर इन अलसाई हुई कलियों को जगाऊंगा और एक नया सुंदर सवेरा लेकर आऊंगा। कवि प्रकृति से प्रेरणा लेकर निराश, हताश, हारे हुए लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। कवि बड़ी तत्परता से मानव जीवन को संवारने के लिए, अपनी हर खुशी एवं सुख को दान करने के लिए तैयार हैं। वे चाहते हैं कि हर मनुष्य का जीवन सुखमय व्यतीत हो। तो ध्वनि कविता से आपको क्या सीख मिली? जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप निराला जी का जो समय काल देखें, जिस वक्त वे कवि काव्य रचना कर रहे थे, जिस वक्त उनका जन्म हुआ, तो बहुत कठिन परिस्थितियां थी, लेकिन फिर भी हमें आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। तो अपनी कविता के माध्यम से भी वो यही सीख दे रहे हैं कि जीवन में आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखो और जीवन में सदैव अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करो। कोई भी चीज ऐसे ही नहीं मिल जाती है। जो भी हमें दिखते हैं कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं, आज हमें दिखते हैं कि वो बहुत सफल हैं, लेकिन उनकी सफलता के पीछे उनकी बहुत मेहनत है। वो हम भूल जाते हैं अक्सर। हमें लगता है कि कोई रातों रात ही सफल हो गया, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे उन्होंने बहुत मेहनत की होती है। तो जीवन में अगर अपने सपनों को साकार करना है तो उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए। तो चलिए, पाठ तो हमने पढ़ लिया, अब कुछ प्रश्न उत्तर हम देखते हैं कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत कभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या लगता है आपको कि कवि का ऐसा क्यों विश्वास है? तो मैंने उत्तर भी दिया है कि कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि उनके अंदर इस जीवन को जीने के लिए जो उत्साह चाहिए, प्रेरणा चाहिए, ऊर्जा चाहिए, वो बहुत भरी हुई है। उनके अंदर वो जीने के लिए इच्छा जो है वो कूट कूट कर भरी है। एक मनुष्य का अंत तभी होता है जब वो अपने अंदर जीने के उत्साह को कम कर देता है, परंतु कवि के अंदर ये तीनों चीजें, उत्साह, प्रेरणा और ऊर्जा, प्रचुर मात्रा में है, बहुत है। इसलिए वो अपना अंत नहीं मानते हैं। आप देखेंगे अपने जीवन में कई लोग जो बहुत बुजुर्ग होते हैं, वो भी बहुत अच्छे से जीते हुए आपको दिखेंगे, क्योंकि उनमें जीने के लिए उत्साह है, प्रेरणा है। और वहीं आप कुछ लोगों को ऐसा भी देख सकते हैं जो जिनकी उम्र कम है, लेकिन फिर भी उनमें जीने के लिए कोई उत्साह नहीं है। तो ये अंतर होता है। अगर आपके अंदर जीने के लिए उत्साह है, प्रेरणा और ऊर्जा, तो उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। दूसरा प्रश्न, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि जो कलियां हैं, जो कोमल कलियां जो आलस से भर गई हैं, जो सोई हुई अवस्था में, सुप्त अवस्था में, सुप्त मतलब सोना, उस अवस्था में है, उसे जगाने का प्रयास करना चाहते हैं। उनके लिए वो सूरज को लेकर आना चाहते हैं ताकि एक सुबह का उन कलियों को दर्शन हो और वो नींद से जागे। और इसी प्रकार इनके द्वारा, फूलों के द्वारा, वो यहाँ पर युवा पीढ़ी को संबोधित कर रहे हैं कि युवा पीढ़ी जो है वो नींद से जागे और अपने जीवन के प्रति सचेत हो और अपने समय का सही से उपयोग करे। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहते हैं? तंद्रा मतलब मैंने जैसे कहा था नींद, तो कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस हटाने के लिए क्या करना चाहते हैं? सूरज को लेकर आना चाहते हैं, है ना? सूरज को लेकर आकर उनको जगाना चाहते हैं कि ताकि उनको लगे कि भाई सुबह हो गई और वो उठें। और बहुत ही साधारण सा एक प्रश्न है कि ध्वनि कविता के लेखक का नाम क्या है? तो वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि हम तो अभी हमने पाठ तो पढ़ लिया, ध्वनि कविता के बारे में हमने पढ़ लिया। अब है कुछ प्रश्न जो आप हल कीजिए। पहला प्रश्न है, वसंत ऋतु का इस पाठ में पूरे वर्णन हुआ है ना, वसंत ऋतु के आधार पर। वसंत के लिए एक और शब्द प्रयोग में लिया जाता है, ऋतुराज, मतलब ऋतुओं का राजा, मौसमों का राजा। ये क्यों कहा जाता है? थोड़ा इसके बारे में सोचिए, खोजिए और उसके बारे में लिखिए। दूसरा प्रश्न है, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के नाम आपको ढूंढने पर मिल जाएंगे, या घर में आप अगर बात करेंगे अपने दादा दादी, मम्मी पापा, नाना नानी, इन लोगों से, तो आपको पता पड़ेगा। मेरा प्रिय त्योहार विषय पर एक अनुच्छेद लेखन, आपको कौन सा त्योहार पसंद है उसके ऊपर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। फिर प्रश्न है, जो कविता हमने पढ़ी उसके लिए शीर्षक ध्वनि आपको कितना सार्थक लगा? सार्थक मतलब क्या ये टाइटल सही है जो निराला जी ने दिया? क्या ये बिल्कुल ठीक टाइटल है, या ये ठीक भी है चलो, और
अगर आपको बोला जाए कि ध्वनि कविता के अलावा कोई और टाइटल हो सकता है क्या, इसका कोई और शीर्षक हो सकता है क्या, तो क्या होगा आपके हिसाब से? तो वो सोचकर आपको लिखना है। और कविता जब आप पढ़ेंगे फिर से, तो आप देखेंगे कुछ शब्दों की पुनरावृत्ति हुई। पुनरावृत्ति मतलब बार बार आना, जैसे हरे हरे, काले काले, ये जो इस तरीके के शब्द होते हैं, जो एक ही शब्द 2 बार आता है, रिपीट होता है। पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स। तो इस तरीके से आपको और भी शब्द सोचिए अपने, मतलब कि आप कैसे प्रयोग में लेते हैं। क्या कभी आपने ऐसे प्रयोग में लिए हैं क्या शब्द? तो उनके बारे में सोचिए और वाक्य बनाइए। ठीक है, जैसे हरे हरे के लिए ना, कि ये पेड़ कितने हरे हरे हैं, तो एक वाक्य मैंने बना दिया। इस तरीके से आपको वाक्य बनाने हैं। छठा प्रश्न, जो कवि निराला जी के बारे में हमने आज पढ़ा, तो काव्य के नाम तो मैंने कुछ आपको वहां बताए थे। आपको जो काम करना है कि उनके कुछ प्रमुख उपन्यासों के नाम लिखने हैं। उनके द्वारा जो कविताएं भी लिखी गई हैं और उपन्यास भी लिखे गए, तो आपको उपन्यास मतलब नॉवल, आपको वो नाम ढूंढने हैं और उनके कुछ प्रमुख उपन्यासों के नाम लिखने हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ या किसी व्याकरण के नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।